अध्याय 26 माँ को बचाएं या बच्चे को। अनुवादक लेगे संपादक लेगे। सुबह सुबह रेन शियासू ने क्लिनिक का दरवाजा खोला और आसपास के माहौल को देखा। शायद कई वर्षों में ये पहली बार था जब उसे शहर की सुबह की हवा ताज़ा तरीन लगी। प्रलय के बाद आकाश में अधिकांश समय एक अजीब सी धुंध छाई रही। स्कूल शिक्षक श्री झांग जिंगलिन ने बताया कि प्रलय के दौरान आकाश में धूल के बहुत सारे कण उड़े। इससे न केवल प्रकाश संवहन के लिए सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया, बल्कि जलवायु भी अत्यधिक शुष्क हो गई और अक्सर वर्षा भी होने लगी। हाल के दशकों में स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ है तथा अब वर्ष के अधिकांश समय में सूर्य प्रकट होता है। रेन शियासू का क्लिनिक च्यूत की दुकान के सामने था। जैसे ही उसने अपना दरवाजा खोला, उसने देखा कि वांग फुगुई अपने हाथों में 2 ताजे पाए हुए शकरकंद लेकर अपनी दुकान से बाहर आ रहा है। शियासू आओ, कुछ शकरकंद खाओ। रेन शियासू ने आह भरी। इससे पहले उसे पुराने वांग से अपने कपड़े सिलने के लिए मुफ्त सुई मांगना भी मुश्किल लगता था। कपड़ा सिलने के लिए मुफ्त धागा भी मिलना असंभव था, सुई तो दूर की बात थी। लेकिन अब इस बदमाश ने उसे शकरकंद देने की पहल की है। रेन शियासू ने देखा कि वांग फुगुई कितना खुश था। अगर किसी ने उसे उपहार दिया है तो उसे भी बदले में कुछ देना चाहिए, है ना? उसने अपनी नमाज को चटकाया और कहा, मेरे पास बदले में देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे एनेस्थेटिक्स हैं। मैं क्यों ना इसका एक मुफ्त इंजेक्शन दूं? तुम मुझे ऐसी कोई दवा कैसे दे सकते हो? वांग फुगुई का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने पूछा, बताओ, तुम पिछले कुछ दिनों से कोई औषधीय जड़ी बूटी इकट्ठा करने नहीं गए हो? क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई दवा है? हाँ, मेरे पास सूजन रोधी गोलियां, बेहोशी की दवाएं और खांसी और बलगम की दवाएं हैं, रेन शियाओजू ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मतलब है, क्या आपके पास अभी भी वह काली दवा उपलब्ध है? वांग फुगुई थोड़ा शर्म था। क्या तुमने कुछ समय पहले ही कुछ नहीं खरीदा था? रेन शियासू ने जानबूझकर पूछा। वह गढ़ के बड़े लोगों के लिए था, इसलिए फुटपाथ करना बंद करो। अगर मेरी दवाई ठीक से काम नहीं करती तो क्या ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस क्लिनिक पर कब्जा कर लो? वांग फुगुई ने शिकायत की। सच बताऊं तो मैं शुरुआत में इसे केवल चेन हेदों को देने की योजना बना रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ये बॉस लुओ के हाथों में कैसे पहुंचा गया। वांग फुगुई को वास्तव में समझ में नहीं आया कि काली दवा ने रफ्तार में अपना रास्ता कैसे बनाया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बॉस लुओ के हाथों में हमेशा तक कई गुना और खुराकें आईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ रेन शियासू ने 2 छोटी चीनी मिट्टी की शीशियां निकाली। कल उसने यान लियुआन के बुखार के इलाज के लिए काली दवा की एक छोटी शीशी खरीदी थी। अभी भी 2 खुराकें डिस्टी हुई थी, इसलिए उसने कुछ देर पहले उन्हें अलग अलग फीडिंग में अलग कर दिया। 1200 युआन और एक भी युआन कम नहीं। मैं इनसे एक शीशी गढ़ में भेजूंगा। वांग फुगुई ने घूर कर देखा। क्या आपको इस बात पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि आप मुझसे कितना चार्ज कर रहे हैं? नए अपडेट के लिए novelbun.com पर जाएं। इसे ले लो या छोड़ दो। रेन शियासू ने काली दवा को वापस अपनी जेब में डालने की तैयारी की। अंत में वांग फुगुई ने संकोच नहीं किया। उन्होंने लेखक के रूप में रेन शियासू की हाथ पकड़ी और धोखेबाज के साथ मुचुअल को पूरा किया। उसके बाद वांग फुगुई ने उसे धन्यवाद भी दिया। वांग फुगुई से आभार प्राप्त हुआ। जोड़ 1 रेन शियासू को लगा कि वांग फुगुई काफी दिलचस्प व्यक्ति है। वह अब तक के 2 धन्यवाद ने रेन शियासू को 2 कृतज्ञता टिप्पणियां दी। हालांकि रेन शियासू को दवा को ऐसे ही दे देना थोड़ा दयनीय लगा। इसके अलावा उसकी कृतज्ञता क्यों कम हो रहे थे? उसके पास केवल 4 टोकन बचे थे। लेकिन उसने फायदे और नुकसान दोनों को तोला। चूंकि वह चाहती थी कि यान लियुआन और बड़ी बहन शियाओयू शहर में बेहतर जीवन जिएं, इसलिए गढ़ में लोगों के साथ साथ उन्हें बढ़ावा देना आवश्यक था। इसके अलावा काली दवा बिल्कुल मुफ्त में नहीं दी गई थी, तो क्यों नहीं दी गई? यह विश्वास करते हुए रेन शियासू ने आह भरी। उसे देखना होगा कि अब जब उसे क्लिनिक का डॉक्टर नियुक्त किया गया है तो क्या वह लोगों से अधिक आभार प्राप्त कर सकता है। रेन शियासू की पहली प्राथमिकता बाहर जाकर और भी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना था। वह एक संदिग्ध व्यक्ति था, इसलिए उसने हर संभव प्रयास किया। अगर उसने दूसरों के मन में संदेह पैदा किया तो यह बुरा होगा। अन्यथा जब लोग भविष्य के बारे में बात करेंगे तो वे बस यही कहेंगे, फलों की महाशक्ति हवा से एक हिमखंड बनाकर उसे शहर पर गिराना है, जबकि फलां के पास ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को काट सकती है। इस बीच जब वे रेन शियासू के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने कहा, उसकी महाशक्ति उसी तरह की दवा बनाना है। ये बहुत शर्मनाक होगा। रेन शियासू के जंगल में पहुंचने के बाद उसने खुद को ये देखने से नहीं रोका कि उसने पिस्तौल कहाँ छिपाई थी। उसे यह निश्चित करना था कि कोई और उसे न पाले, तभी वह निश्चिंत हो सकता था। अब उनके पास सबसे बड़ी देनदारी हैंडेगन थी। वह अपनी किसी भी योजना को गलत नहीं होने दे सकती थी। हालांकि अब उसके पास 4.5 की शक्ति और 4.1 की दृढ़ता थी, फिर भी मनुष्य गन से आगे भाग नहीं सकता था या उससे जीत नहीं सकता था। जब रेन शियासू अपनी पीठ पर बांस की टोकरी लेकर क्लिनिक में वापस आई तो उन्होंने देखा कि शियासू एक दंपति की मदद करने में असहज महसूस कर रही थी, जो परामर्श के लिए क्लिनिक में आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसने देखा कि रेन शियासू वापस आ गया है, उसने मदद के लिए उसे देखा। शियासू, जल्दी से जल्दी देखो। रेन शियासू ने बांस की टोकरी जमीन पर रखी और पूछा, तुम दोनों को क्या पीड़ा लगी है? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सही जगह पर आए हो। ये बहुत बढ़िया है। उस आदमी ने कहा, हमें कोई चोट नहीं आई है, लेकिन मेरी पत्नी, जो 4 महीने की गर्भवती है, को आज सुबह अचानक पेट में कुछ दर्द हुआ। मुझे डर था कि कुछ हो गया होगा, इसलिए हम ये देखने आए थे कि क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं। रेन शियाओजू स्तब्ध रह गया। हालांकि वह एक डॉक्टर था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इस तरह की बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। स्त्री रोग और स्त्री रोग जैसी कोई चीज नहीं होती। शहर में रहने वाले मरीजों की मानसिकता यही थी कि जब भी उन्हें बीमार महसूस होता तो वे क्लिनिक जाते। इससे रेन शियाओजू मुश्किल में पड़ गया। उन्होंने कहा कि वे घमंड भरे शब्द कहते थे और अब उन्हें जोड़ों की पट्टियों का सामना करना पड़ा, इसलिए निश्चित रूप से वह खुद को अपमानित नहीं कर सकते थे, है ना?
रेन शियासू ने श्री झांग द्वारा स्कूल में पढ़ाए गए पाठों और वहां लिखी गई पुस्तकों को याद करने की बहुत कोशिश की ताकि वह इस समस्या से निपटने का कोई तरीका सोच सके जिसका वह सामना कर रहा था। डॉक्टर आमतौर पर गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों से क्या कहते हैं? रेन शियासू ने कुछ सोचा। क्या आप मां को बुरा चाहते हैं या बच्चे को? दंपति असमंजस में थे। आदमी गुस्से से लाल हो गया। तुम एक ढोंगी हो, है ना? मेरी पत्नी को सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं मां को बीमार करना चाहता हूं या बच्चे को? समस्या यह है कि मेरी पत्नी सिर्फ 4 महीने की गर्भवती है। अगर मैं बच्चे को नाराज चाहूं तो उसे कहां रखूं? रेन शियासू को लगा कि यह बात काफी उभरी है। इस बार उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों से सच में माफी चाहता हूं। मैं गलत था। सच कहूं तो मुझे स्त्री रोग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो यह माफ करने लायक नहीं होगा। पिछले डॉक्टर को भी नहीं पता होगा कि उसका इलाज कैसे करना है क्योंकि वह वास्तव में एक ढोंगी थी। यह कहना जरूरी था कि रेन शियासू बिना पलक झपकाए आसानी से किसी को मार सकता था अगर वह मरने लायक हो, लेकिन वह अपने अंतरात्मा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, जैसे कि एक गर्भवती मां से झूठ बोलना। रेन शियासू ने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि आप स्कूल जाएं और पढ़ने के लिए मिस्टर झांग से कुछ किताबें उधार लें और अपनी पत्नी को ज्यादा दिन ठीक से खाने पीने दें। फिर यह भाग्य पर निर्भर करेगा कि वह आसानी से बच्चे को जन्म देती है या नहीं। मैं आप दोनों से कोई पैसा नहीं ठगना चाहती। इसके अलावा दूसरे लोगों से बेतरतीब दवाएं खरीदना नहीं चाहती। मुझे पता है कि गर्भवती होने पर आपको कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। इस बात की बहुत संभावना है कि इससे गर्भ में बच्चे की विकृति हो सकती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मिस्टर झांग से पूछ सकते हैं या उनसे गर्भपात को रोकने के तरीकों के बारे में कुछ किताबें उधार ले सकते हैं। दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेन शियासू ऐसा कुछ कहेगा। आदमी ने कुछ देर सोचा। मुझे लगता है कि तुम पिछले डॉक्टर से थोड़े बेहतर हो। पिछली बार जब मैं बीमार हुआ था तो वह इतना डर गया था कि मैं उसकी दवा नहीं खरीदूंगा। हालांकि उसकी दवा लेने के बाद भी मेरी सेहत में सुधार नहीं हुआ। मुझे खुद ही संघर्ष करना पड़ा और ठीक होना पड़ा। गर्भवती महिला खड़ी हुई और झुके हुए बोली, धन्यवाद डॉक्टर। किन जियाजिया से आभार प्राप्त हुआ? जोड़ 1। रेन शियाओजू हैरान रह गया। इस बार उसने लगभग कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे अचानक से आभार प्राप्त हुआ। अध्याय 27, प्रलोभन के आगे झुकना। अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। रेन शियासू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह केवल सच बोल रहा था, फिर भी किसी तरह उसे मरीज का आभार प्राप्त हुआ। यान लियुवान और वह दोनों की यह सोच थी कि लोग तभी आभारी होंगे जब उन्हें कुछ मुफ्त में दिया जाएगा। रेन शियासू ने श्री झांग जिंगलिंग की एक क्लास में भाग लिया था जहां उन्होंने बताया था कि मानवीय सभ्यता कितनी महान हुआ करती थी। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिस शालीनता को बनने में कई हजार साल लगे थे वह इतनी जल्दी कैसे ढह गई। आज इस जोड़े ने रेन शियासू को एक स्पष्ट समझ हासिल कराई। हालांकि वह ये नहीं बता पाया कि यह क्या था। उसी दिन रेन शियासू ने शियाओयू को क्लिनिक के बाहर लगे बोर्ड को हटाने को कहा ताकि उसमें क्लिनिक शब्द के पहले घाव शब्द जोड़ दिया जाए। उसने कई बार झूठ बोला, धोखा दिया और चोरी की, लेकिन उसने ये सब कुछ चुनिंदा तरीके से ही किया। आज रेन शियासू ने एक निर्णय लिया। अब से वह केवल उन्हीं बीमारियों का इलाज करेगा जिनका वह इलाज कर सकता है। अगर वह नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। अंत में आज आए किसी भी मरीज को किसी भी तरह के घाव नहीं थे। इसके बजाय उन सभी को दर्द और बीमारियां थीं जिनका इलाज करना वह नहीं जानता था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने इन मरीजों से कहा कि वह ईमानदारी से उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वह दिन के अंत में आभार टोकन की संख्या को 10 तक बढ़ाने में कामयाब रहा, बिना किसी काली दवा का उपयोग किए। रेन शियासू उलझन की स्थिति में क्लिनिक में बैठा था। आखिर क्या हो रहा है? उसे नहीं पता था कि पिछले डॉक्टर यूटोन के साथ सभी की शिकायतें लंबे समय से जमा हो गई थीं। रेन शियासू की हरकतों से जो लोग उससे इलाज करवाने गए थे वे उसका प्रचार करने लगे। मुझे लगता है कि निर्दयी रेन शियासू उस पिछले कमीने डॉक्टर यूटोंग से कहीं बेहतर इंसान है। अगर उसे नहीं पता कि आपकी बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है तो वह कभी भी मनमाने ढंग से दवा लिखकर आपसे पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेगा। जब कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने सोचा, वाह ऐसा भी कुछ है। फिर वे इसकी जांच करने के लिए क्लिनिक गए। जब वे मौज मस्ती कर रहे थे रेन शियासू को लग रहा था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उससे परामर्श करने वाले रोगियों की संख्या उसके द्वारा अर्जित आभार टोकन की संख्या से कम 10 गुना अधिक थी। उनमें से कुछ ने सिर दर्द की शिकायत की जबकि अन्य को लगा कि उनके चेहरे अचानक सूज गए हैं। ये तथ्य कि कोई व्यक्ति अपना भाग्य बताने के लिए उसके पास आया था रेन शियासू को अवाक कर गया। लेकिन एक बार जब रेन शियासू किसी बात पर मन बना लेता तो उसे पूरा करके ही रहता। उसने शहरवासियों को सलाह दी और उन्हें वैसे ही विदा किया जैसे उसने जोड़े को समझाया था। बाद में शहरवासियों को एहसास हुआ कि रेन शियासू वास्तव में अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए मनमानी कीमत नहीं वसूलता था। रेन शियासू के बारे में उनकी पहली धारणा ये थी कि वह बहुत निर्दयी व्यक्ति है। ऐसा इसलिए था क्योंकि युवा रेन शियासू को यान लियुवान की देखभाल करनी थी और वह इस शहर में पैर जमाना चाहता था। ऐसे में उसे बचने की थोड़ी सी भी संभावना के लिए दूसरों के खिलाफ बहादुरी और निर्दयता से मुकाबला करना था। बाद में उसके बारे में सबकी धारणा बदल गई, ड्रग डीलर। लेकिन अभी हर कोई यह सोचने लगा था कि अगर उन्हें कभी कोई चोट लगी तो वे तुरंत क्लिनिक में जाकर रेन शियासू से इलाज कराएंगे। ऐसी बातें कहीं से भी नहीं आईं और इससे रेन शियासू को बहुत हैरानी हुई। दोपहर के समय शियाओयू अपनी टोकरी लेकर कुछ किराने का सामान खरीदने शहर गई। इस हाल की अवधि के दौरान वे जीवन में बेहतर चीजें खरीद सकते थे क्योंकि उनकी बचत 3400 युआन तक पहुंच गई थी। इस तरह वे शहर के बाजार से बेहतर कच्चे माल भी खरीद सकते थे। शियाओयू कभी कभी कुछ बढ़िया नमक और सुअर की खाल भी खरीद लेता था। मुंह में बढ़िया नमक का स्वाद मोटे नमक से काफी अलग होता था, जबकि सुअर की खाल से तेल निकालकर तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस शहर के बाहर सुअरों के फार्म थे। प्रलय के बाद पालतू सुअर भी विकसित हुए थे, लेकिन जब तक उन्हें बचपन में ही नपुंसक बना दिया जाता वे बड़े होकर बहुत ही शांत जानवर बन जाते।
इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य सबसे अनुकूलनशील प्रजाति थी और अपने आसपास के वातावरण का उपयोग करने में माहिर थी। कोई भी अन्य प्रजाति उसके करीब नहीं पहुंच पाए। आमतौर पर इन सुअरों का अच्छा मांस खाने के लिए गढ़ में भेज दिया जाता था। बचे हुए मांस की केवल थोड़ी मात्रा ही बिक्री के लिए शहर में रह जाती थी। अतीत में यान लियुवान गढ़ में जाने का सपना देखता था क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक मांस खाना था। शियाओ यू सब्जियों से भरी टोकरी लेकर क्लिनिक में लौटी। जैसे ही वह अंदर आए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे शियासू, क्या तुम्हें पता है कि शहर के लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं? रेन शियासू थोड़ा हैरान हुआ। सच में? हाँ, शियाओ यू मुस्कुराया और सब्जियां काटने लगा। हमारी शियासू अब डॉक्टर बन गई है, इसलिए तुम्हारी होने वाली पत्नी निश्चित रूप से शहर की सबसे अच्छी उम्मीदवार होगी। जब तुम शादी करोगे और तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं उनकी देखभाल में तुम्हारी मदद करूंगा। रेन शियासू असहज हो गया। मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। शियाओ यू परेशान हो गई। तुम अपनी उम्र कितनी समझते हो? अब समय आ गया है कि तुम इस बारे में सोचना शुरू करो। ओह, मैंने आज कुछ मूंगफली भी खरीदी। मुझे आश्चर्य है कि शहर के लोगों ने उन्हें कहाँ से खोदा होगा। मैं थोड़ी देर में तुम दोनों के लिए कुछ पकाऊंगी। इस समय यान लियुवान स्कूल से वापस आ गया। आजकल वह भी दोपहर को घर लौटने पर दूसरे छात्रों की तरह दोपहर का खाना खा सकता है। वह हर सुबह अपने साथ 2 आलू स्कूल लाता था और दोपहर के भोजन में उन्हें खाता था। दरवाजे से अंदर आने के बाद उसने टोकरी में कुछ मूंगफली देखी और तुरंत एक उठा ली। लेकिन इससे पहले कि वह उसे छील पाता, शियाओ यू ने उसे उसके हाथ से छीन लिया। तुम इसे मत खाओ, इस पर अभी भी गंदगी है। यान लियुवान ने गुस्से में मेज पर जोर से धक्का मारा। तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे मूंगफली खाने से क्यों रोक रही है? बहन शियाओ यू फिर मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आप इन्हें खा सकते हैं। मूंगफली छीलते समय यान लियुवान ने रेन शियासू से कहा, भाई, आज स्कूल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी कक्षाओं के दौरान श्री झांग ने उनमें से किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। लेकिन जैसे ही कक्षाएं समाप्त हुईं, वे सभी अंदर घुस आए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। क्या तुम जाकर देखना चाहोगे? रेन शियाओजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके अंदर एक अशुभ भावना जगी। एक जन पहचानी निराशा से अंदर आई। ये स्कूल शिक्षक श्री झांग जिंगलिन थे। नए अध्याय पूरी तरह से NOAL.com पर अपडेट किए जाएंगे। रेन शियासू की आकृतियां चमकी। मिस्टर झांग, आप यहाँ हैं? क्या आप हमारे साथ पढ़ने के लिए आए हैं? दोपहर का खाना, मेरी गांड, झांग जिंगलिन ने गुस्से से कहा, अगर आप बीमारी का इलाज नहीं कर सकते तो मत करो। आपको सभी को यह निर्देश क्यों देना पड़ा कि वे जाकर मुझे खोजेंगे? रेन शियासू ने दंपति से कहा था, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप श्री झांग से पूछ सकते हैं या उनसे गर्भपात को रोकने के बारे में कुछ किताबें उधार ले सकते हैं। चूंकि रेन शियासू को लगा कि यह विधि बहुत उपयोगी है, इसलिए उन्होंने सुबह के समय उनसे परामर्श लेने वाले प्रत्येक रोगी को यही सलाह दी। झांग जिंगलिन ने निराशा से कहा, अगर ये सामान्य बीमारियां होती तो मैं इसे अनदेखा कर सकता था। लेकिन मैंने एथलीट फुट से पीड़ित व्यक्ति को भी मेरे पास भेज दिया। आपको पता नहीं कि जब उस व्यक्ति ने अपने जूते उतारे तो कितनी बुरी बदबू आ रही थी। सौभाग्य से मैं समय रहने में सफल रहा। रेन शियासू शर्म था। वह माफी मांगते हुए मुस्कुराया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जानकार और विद्वान हो। झांग जिंगलिन मार की खोपड़ी पर था। मैं सिर्फ एक शिक्षक हूँ। अगर आप बीमारी का इलाज नहीं कर सकते तो आपको क्या लगता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ? अगर भविष्य में आप मुझ पर और मरीज टिपेंगे तो मैं यान लियुवान को अंतहीन इलाज देना सुनिश्चित करूंगा। उद्धरण चिन्ह। यान लियुवान अभी भी चुनौतीपूर्ण और उलझन में था। तुम मुझे अपने शेड में क्यों घसीट रहे हो? रेन शियासू ने कुछ मूंगफली पकड़ी और उन्हें झांग जिंगलिन के हाथों में थमा दिया। चिंता मत करो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं सच में ऐसा नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। झांग जिंगलिन ने मूंगफली छीलते और चबाते हुए स्कूल के रिटर्न से पहले कुछ देर से सोचा। अध्याय 28 अचानक पकड़ा गया। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। जैसे जैसे रात ढलती गई, रेन शियासू को लगा कि उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी है। इस समय वह महल के अंदर जमा हुए 10 आभार टोकन को देख रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह जल्दी ही हथियार को अनलॉक कर सके तो कितना अच्छा होगा। यान लियुवान उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा था। दोपहर की क्लास के दौरान छात्र चाहते थे कि रेन शियासू शहर में हुई हाल की घटना के कारण भेड़ियों के बारे में अपनी और कहानियां साझा करें। उदाहरण के लिए, वे जानना चाहते थे कि अगर उन्हें कभी भेड़ियों के झुंड का सामना करना पड़े तो उन्हें क्या करना चाहिए या वे कैसे बच सकते हैं। हालांकि रेन शियासू इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे और छात्रों के साथ जंगल में जीवित रहने के बारे में अपना ज्ञान साझा करना जारी रखा। उन्हें लगा कि अगर एक दिन ऐसा आया कि इन बच्चों का जंगल में भेड़ियों से सामना हुआ तो उनके मरने की संभावना किसी भी चीज से ज्यादा थी। इंसानों और आज के जानवरों के बीच शारीरिक अंतर ने इस तरह के परिणाम को सुनिश्चित किया। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह उन्हें सिखाकर मदद कर सकता था। उन्हें जंगली जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना सिखाने के बजाय ये सिखाना बेहतर था कि अगर उनका सामना भेड़ियों से न हो तो वे अपने जीवन को बचाने के लिए भोजन और पानी कैसे खोजें। भेड़ियों द्वारा मारा जाना एक तरह की लाचारी थी, लेकिन अगर वे भूख से मर जाते तो यह बहुत ही अयोग्य बात होती। सबसे ज्यादा अक्षम्य बात यह नहीं थी कि व्याख्यान की विषय वस्तु छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी, बल्कि यह थी कि रेन शियासू ने कक्षा को रोककर पाठ पढ़ाया। इससे छात्र उससे नाराज हो गए। उन्होंने घर जाकर अपने माता पिता से भी शिकायत की। लेकिन छात्रों को यह नहीं पता था कि हालांकि वे रेन शियासू को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके माता पिता भी ऐसा करने से डरते थे। अचानक रेन शियासू ने यार्ड की दीवार के पीछे से एक असामान्य आवाज सुनी। वह व्यक्ति जिसने वह आवाज निकाली थी किसी बात को लेकर बेहद सतर्क लग रहा था। हालांकि रेन शियासू जैसे व्यक्ति को, जो अक्सर जंगल में बच जाता था, किसी भी आवाज या हरकत के प्रति सतर्क रहना पड़ता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी मौत हो सकती थी। उसने तुरंत कमरे में जलता हुआ मिट्टी के तेल का लैंप बुझा दिया और चुपचाप आंगन में चला गया। रेन शियासू दीवार के नीचे छिप गया और दूसरी तरफ की हलचल को ध्यान से सुनने लगा।
उसने बाहर से किसी को दीवार पर छलांग लगाते हुए सुना। उस व्यक्ति ने दीवार के ऊपरी हिस्से को अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर दोनों हाथों से खुद को ऊपर खींच लिया और आखिरकार दीवार फांदकर यार्ड में कूद गया। अभी भी हवा में ही उस आदमी ने जमीन की ओर देखा और संयोग से रेन शियासू को देखा, जो उत्सुकता भरी नजरों से उसे देख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले ही पल उसने देखा कि रेन शियासू एक जगह बैठ गया और अपनी बाहें पीछे खींच लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर रहा था ताकि वह फट न जाए। उसने एक ऐसा मुक्का मारा जो पहाड़ को चीर सकता था और उसका निशाना सीधे बिन बुलाए मेहमान की जांघ पर था। बिन बुलाए मेहमान ने हमले से बचने की कोशिश की। वह काफी कुशल था और अपने घुटनों को जोड़कर और रेन शियासू पर वार करके खतरे का आसानी से मुकाबला कर सकता था। लेकिन रेन शियासू उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थे। रुको, रोलिंग कॉल में अतिथि ने अपना संतुलन खो दिया और दर्द से गिर गया। उसने अपने गुप्तांगों को जकड़ लिया और दर्द से करा दिया। इस बार बाहर से आती हुई आवाज आई। ऐसा लगा जैसे एक से ज्यादा लोग आ गए हो। रेन शियासू ने शांति से धरती पर पड़े व्यक्ति को देखा। उसने अपने पहनावे से उस व्यक्ति की पहचान नहीं बताई। एक सेकंड के बाद दो अन्य आकृतियां भी कूद पड़ती हैं। रुको, लानत है। अन्य दो लोग जमीन पर लौटते रह गए। रेन शियाओजू ने भौहें सिकोड़ी। यदि उन्हें उनके कौशल का मूल्यांकन करना होता तो संभवतः ये औसत ही होता, लेकिन अगर वह सीधे होते तो ये लोग उनके सामने एक चक्कर भी नहीं लगा पाते। किसी ने सामने का दरवाजा खटखटाया। एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, खोलें। रेन शियासू को यह आवाज याद आ गई। ये वही अफसर था जो निजी सेना के साथ पूरे शहर की तलाशी ले गया था। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये लोग गढ़ की निजी सेना से थे। हालांकि रेन शियासू को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने कामजोर क्यों थे। हकीकत में वे कामजोर नहीं थे। हालांकि गढ़ के निजी सैनिक अक्सर अपने प्रशिक्षण की संभावनाएं रखते थे, लेकिन आम लोग उन्हें इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाते थे। इन निजी सैनिकों ने किसी से सुना था कि रेन शियासू क्रूर होने के लिए मशहूर है, लेकिन उनके दृष्टिकोण से एक शरणार्थी कितना मजबूत हो सकता है। घर में गहरी नींद में सो रहे शियाओयू और यान लियुवान को जगाया गया था। उन्होंने अपने कपड़े पहने और बाहर आकर देखा कि शोर शराबा किस बात पर हो रहा है। क्या बात है? घर में वापस जाओ। रेन शियासू फिर अधिकारी के लिए दरवाजा खोला गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि निजी सेना के सैनिक नागरिक कपड़े पहने हुए दीवार पर उनकी संपत्ति क्यों फैलाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे उसे अचानक पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और गायब बंदूक मामले में सबसे संदिग्ध व्यक्ति की जांच करने के लिए वापस आए थे। संभवतः ये निजी सैनिक उच्च अधिकारियों को जवाब देने के लिए उत्सुक थे, लेकिन बॉस लुओ को नाराज करने से भी नाराज थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर उन्हें सबूत मिल जाए तो ये ठीक रहेगा। बॉस लुओ ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 में फैसला लेता था। इसके अलावा यह जरूरी नहीं कि वह रेन शियासू के बारे में इतना अच्छे ईमानदार हो, लेकिन अगर उन्हें बंदूक नहीं मिल पाती तो उन्हें बॉस लू के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। तर्क से कहें तो पहली बार तलाशी लेने के बाद और इस मामले में बॉस लुओ के प्रभाव के साथ ज्यादातर लोग निजी नागरिकों से दोबारा संपर्क और तलाशी जारी रखने की उम्मीद नहीं करेंगे। क्या होगा अगर वह पिछली बार औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए बाहर जाती समय बंदूक के साथ ले आया होता? तब वह खुद को बहुत बड़े खतरे में डालती है। वांग फुगुई के अनुसार जिस फैक्ट्री मैनेजर की उसने हत्या की थी वह भी गढ़ के भीतर काफी प्रभावशाली परिवार से था। रेन शियाओजू ने भौहें सिकोड़ी। वे आज रात अपनी संपत्ति पर काबू कर रहे थे। इसके अलावा ये दूसरी बार था जब वे उसे तलाश रहे थे। परिस्थितियों के आधार पर उसे सही होना चाहिए। हालांकि वह यहाँ गढ़ के बाहर किससे तर्क कर सकता था? तर्क का क्षणिक व्यक्ति की मुट्ठी के आकार से हुआ था, लेकिन उसकी मुट्ठी अभी तक पर्याप्त बड़ी नहीं थी। रेन शियासू ने एक ही सांस में 3 सैनिकों को पीटा था, इसलिए उन्हें लगा कि वे इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इस घटना के बाद रेन शियासू को पता चला कि वह खुद को और भी अधिक सतर्क रहने वाला था और किसी को भी कम नहीं होने दिया जाएगा। गुस्से में दरवाजे पर करीब 1 दर्जन लोगों के साथ खड़े अधिकारी भी गुस्से में थे। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसके सैनिक रेन शियासू जैसे साधारण शरणार्थी को भी संभाल नहीं रहे थे और उसे बचाने के लिए अंदर आना पड़ा। अगर यह बात बाहर आ गई तो उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए आज इस मामले का कोई निष्कर्ष ही निकला। जब वह अपने आदमियों को दरवाजा खोलने के लिए कहने वाला था तो आपने क्लिनिक का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर स्टेट सैनिक मजेदार में थे। उन्होंने देखा कि रेन शियासू एक बड़े बैनर में लिपटा हुआ था जिस पर लिखा था, जादुई हाथ वसंत को सजाते हैं लुओलैन से। अधिकारी कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर खुद पर काबू न पाने के कारण हंस पड़ा। ये क्या था? क्या बैनर का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया जा रहा है? रेन शियासू पूरी तरह से सतर्क था क्योंकि वह अधिकारी के हाव भाव की जांच कर रहा था। मुख्य रूप से इस बात की चिंता थी कि अधिकारी आकर बदला लेगा, भले ही उसने अपने शरीर पर बैनर देखा हो। हालांकि अधिकारी ने उसे चकमा दिया और सीधे अंदर चला गया। तलाशी लो। रेन शियासू ने उनका पीछा किया और कहा, क्या आपने पहले ही मेरी तलाशी नहीं ली थी? अधिकारी का चेहरा तब काला पड़ गया जब उसने देखा कि उसके सैनिक अभी भी यार्ड में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सब निकम्मे लोग हैं। वह रेन शियासू की ओर मुहा। मेरा नाम वांग कांग्यांग है। अगर तुम चाहते हो कि बॉस लुओ तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए तो तुम उसे मेरा नाम बता सकते हो। मैं कैसे कर सकता हूँ? रेन शियासू ने मजाकिया अंदाज से कहा, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। नोव एल्बन कॉम पर नया अध्याय खोजें। वांग कोंग्यांग ने रेन शियासू का खुलासा किया। उसके आदमियों द्वारा कई मिनट तक खोजबीन करने के बाद वे बाहर आए और कहा, हमें कुछ नहीं मिला। वांग कोंग्यांग ने तुरंत अपने बेटे को बाहर निकाल दिया। जाने से पहले वह पलटा और रेन शियासू की ओर देखकर मुस्कुराया। काश तुम गढ़ में पैदा होते। ये बहुत बढ़िया होता। तुम इस जगह के कचरे से कहीं बेहतर सैनिक हो। 1 मिनट रुको। रेन शियाओजू दंग रह गया। वैल्यूट्री मैनेजर का नाम वांग डोंग्यांग था। क्या ये हो सकता है कि यह वांग कांग्यांग किसी तरह से उससे संबंधित था? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस आदमी ने उसकी जांच नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हत्यारे का पता लगाने की कोशिश कर रहा था।
अध्याय 29 हमारे युग के दुख। अनुवादक लेगे संपादक लेगे। जब रेन शियासू को पता चला कि उस अधिकारी का नाम वांग कांग्यांग है तो वह चौंक गया। उसे बहुत चिंता हुई कि यह आदमी उसका लगातार पीछा करना शुरू कर देगा। भोर में रेन शियासू ने क्लिनिक का दरवाजा खोला और देखा कि वांग फुगुई झाड़ू से किराने की दुकान साफ कर रहा था। जब वांग फुगुई ने उसे देखा तो उसने झाड़ू एक तरफ रख दी और आगे बढ़ गया। उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए पूछा, कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं था, रेन शियासू ने अपना सिर हिलाया। गढ़ की निजी सेना को अभी भी मुझ पर शक है और उन्होंने एक और तलाशी ली है। वांग फुगुई ने गुस्से में थूका। उसने आक्रोश से कहा, वे हमेशा हम शरणार्थियों के साथ चोरों जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि जब मैंने उन्हें बताया कि आपको बॉस लुओ का समर्थन प्राप्त है, तब भी उन्होंने दूसरी बार आकर तलाशी लेने की हिम्मत की। ठीक है, तुम नाटक करना बंद कर सकते हो। रेन शियासू ने अवाक भाव से वांग फुगुई को देखा। तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो? वांग फुगुई हंसने लगा। आप निश्चिंत रहें कि आप ठीक हो जाएंगे। मैंने गढ़ में काली दवा की एक नई खेप भेज दी है। ठीक इसी समय एक आदमी खून से लथपथ हाथ लेकर दौड़ता हुआ आया। जब वह आदमी अभी भी क्लिनिक से कुछ दूरी पर था तो उसने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर, कृपया मुझे बचाओ। वह आदमी शायद इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। हालांकि रेन शियासू को एक नज़र में ही पता चल गया कि उस आदमी का घाव गंभीर नहीं था। शहर में कोई गंभीर बात होने पर भी मृत्यु नहीं होती थी। ये कहना जरूरी है कि शरणार्थियों का जीवन के प्रति नजरिया काफी व्यापक था। जीवन और मृत्यु से जुड़े मामलों के अलावा किसी भी चीज को ज्यादा गंभीर नहीं माना जाता था। रेन शियासू ने उसकी ओर देखा। अंदर आओ, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए तुम नहीं मरोगे। तुम कैसे घायल हो गए? मैं फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ लाना भूल गया हूँ। मैं उसे लेने के लिए घर वापस गया, लेकिन मुझे पता चला कि मेरी झोपड़ी में कोई मेरा सामान चुरा रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे चाकू से काट डाला, उस आदमी ने बताया। डॉक्टर, क्या मैं वाकई ठीक हो जाऊंगा? मैं पहले ही बहुत खून खो चुका हूँ। आप ठीक हो जाएंगे, रेन शियासू ने शांति से कहा। जब उस आदमी ने सुना कि वह नहीं मरेगा तो वह थोड़ा शांत हुआ। रेन शियासू ने अपने घाव को फिर से देखा और सोचा कि क्या उसे एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो उसे हाल ही में मिला था और अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेन शियासू ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, हमारे यहाँ एनेस्थेटिक्स हैं। इंजेक्शन के बाद जब हम घाव का इलाज कर रहे होंगे तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। क्या ऐसा है? आदमी हैरान रह गया। क्या मुझे इसके लिए पैसे देने होंगे? नॉवल बिन कॉम पर लेटेस्ट नॉवेल्स देखें। बेशक, रेन शियासू ने झल्लाकर कहा। अगर मुझे पैसे न देने होते तो क्या मैं तुम्हें इतनी महंगी दवा देता? अपने घाव का आकार तो देखो, ये कम से कम 10 सेंटीमीटर लंबा है। अगर मैं इतने लंबे घाव पर सुई से इसे सील दूं तो तुम दर्द से मर जाओगे। रेन शियासू सच कह रहा था। घाव बहुत बड़ा था, इसलिए उस पर काली दवा लगाते समय उसे बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा एक खुराक भी पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए वह सचमुच चिंतित था कि यह आदमी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस समय शियाओयू एक धातु की ट्रे पकड़े हुए बाहर आई जिसमें एक सिरिंज और एनेस्थेटिक्स की एक छोटी बोतल थी। सिरिंज उस उपकरण से थी जो क्लिनिक में पीछे रह गया था। उपलब्ध चिकित्सा उपचार की स्थिति के कारण उनके पास कोई डिस्पोजेबल सिरिंज और सुई नहीं थी, इसलिए उन्हें हर बार उनका उपयोग करने पर उपकरणों को ठीक से कीटाणुरहित करना पड़ता था। सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर यह निश्चित रूप से ऐसा करने का गलत तरीका था, लेकिन रेन शियासू इसके बारे में क्या कर सकता था? सबसे अच्छा जो वह कर सकता था वह था उपकरण को उचित रूप से रोगाणुमुक्त करना, जैसे सुई को आग पर थोड़ी देर तक रोगाणुमुक्त करना। इस बार शियाओयू ने घाव पर टांके लगाने से पहले सुई के ठंडा होने का इंतजार किया, लेकिन जैसे ही वह इसका इस्तेमाल करने वाली थी उसके सामने दुविधा खड़ी हो गई। शियाओजू, क्या मुझे एनेस्थेटिक घाव के अंदर या बाहर लगाना चाहिए? उन्होंने पहले कभी एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए शियाओयू सोच रहा था कि अगर घाव में एनेस्थेटिक्स डाला जाए तो क्या यह अधिक प्रभावी होगा। रेन शियासू हैरान रह गया। उसने भी पहले इस बारे में नहीं सोचा था। मुझे यकीन नहीं है। उनके बगल में बैठा आदमी उनकी बातचीत सुन रहा था और लगभग अपनी पैंट में पेशाब करने लगा। तो तुमने पहले कभी एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया? क्या तुम्हें पता भी है कि घावों का इलाज कैसे किया जाता है? उस आदमी ने पहले सुना था कि रेन शियासू घावों का इलाज कर सकता है। शहर में रेन शियासू की अच्छी प्रतिष्ठा के साथ उसने तुरंत यहाँ आकर अपना इलाज करवाने के बारे में सोचा। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मामला ऐसा था। तो मुझे इसे कहाँ देना चाहिए, जियासू? जियाओयू ने पूछा। रेन शियासू ने मरीज के हाव भाव देखे और कुछ सोचा। क्यों ना आप इसे उसके पैर पर लगा दें, उसे भागने से रोक लें। मरीज आश्चर्यचकित हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खोज पूरी हुई। 1.0 शक्ति प्रदान की गई। लक्ष्य 20 रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करना। हालांकि रेन शियासू ने दिन भर में 10 रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करके तीसरी बार दोहराए जाने वाले कार्य को पूरा कर लिया था, लेकिन उसके आभार टोकन 10 से गिरकर 8 हो गए। कई रोगियों ने सफलतापूर्वक इलाज किए जाने के बाद भी उसे कोई आभार नहीं दिया। हालांकि रेन शियासू को लगा कि उनका जीवन असाधारण रूप से समृद्ध था। सुबह के समय वह क्लिनिक में मरीजों की देखभाल करता था। दोपहर के समय वह स्कूल में स्थानापन्न शिक्षक के रूप में अपना काम संभालता था। रात में वह जियाओयू और यान लियुवान के साथ यार्ड में बातें करता था। उसने यार्ड में मिट्टी जोत दी थी और कुछ सब्जियां लगाने की योजना बनाई थी। पहले से उसकी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक थी कि उसका एक यार्ड हो जहां वह स्कैलियन, लहसुन के पौधे और विभिन्न सब्जियां लगा सके। अभी रेन शियासू को महसूस हुआ कि उसकी ताकत एक सामान्य वयस्क पुरुष की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई थी और उसकी मांसपेशियां सघन हो गई थीं। रेन शियासू ने अपने मन महल से पूछा, मेरी वर्तमान शक्ति और निपुणता क्या है? महल से आवाज आई, आपकी ताकत 5.5 है और निपुणता 4.1 है। रेन शियाओजू ने कुछ नहीं कहा।
ऐसा लग रहा था कि उसका गुण अब तक संतुलित था और यह असंभव था कि वह अचानक बीफकेक जैसा दिखने लगे। यान लियुआन ने अचानक पूछा, भाई आपने सभी पैसों का इलाज क्यों नहीं किया? उनमें से हर एक पैसा कमाने का प्रतीक है। रेन शियासू ने उसे देखा। मुझे नहीं पता कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पिछले डॉक्टर को भी नहीं पता था कि उनका इलाज कैसे किया जाए, फिर भी उन्होंने क्लिनिक में आने वाले हर व्यक्ति का इलाज किया। यान लियुआन ने इसके बारे में सोचा और उससे फिर से सवाल किया। हम उससे कुछ नहीं सीख सकते। रेन शियासू ने कहा, उसकी उपस्थिति दुर्दशा पर नजर डालें। जब वह मुसीबत में था तो क्या किसी ने उसकी मदद की पेशकश की थी? लोगों के तौर पर हमें अविश्वसनीय मॉडल की जरूरत है, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो शायद दूसरे भी हमारी मदद न करें। यान लियुआन ने सिर झुकाकर कहा, चूंकि वे हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमें उनकी इतनी कृपा क्यों होनी चाहिए? आजकल बहुत से लोग हैं जो हमें गिरते हुए देखने के लिए बेताब हैं। रेन शियासू ने यान लियुआन को गंभीर भाव से देखा। वह जानता था कि यान लियुआन अभी भी युवा था और उसकी कीमत अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में थी। यान लियुआन जिस चेतना में रहता था उसने ये निश्चित किया था कि उसे बाहरी दुनिया से बहुत अधिक द्वेष सहना पड़ेगा। रेन शियासू को यह स्वीकार करना पड़ा कि यान लियुआन सही था। इस युग में हर कोई स्वतंत्र था। स्वार्थी इतनी स्वाभाविक बात थी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी सामान्य माना जाता था। लेकिन रेन शियासू को यान लियुआन को यह समझाना पड़ा कि उन्हें दूसरों की तरह पसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सामान्य बात है। लियुआन, ये याद रखना, रेन शियासू ने शहर से कहा, हमारे युग के दुखों को अपना दुख मत बनने दो। यान लियुआन गहरी सोच में डूब गई, जबकि शियाओयू ने चमकती आंखों से दोनों भाइयों को देखा। उसे अचानक लगा कि जब तक रेन शियासू यान लियुआन के साथ है वह अपने जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगी। बाहर से शोर मच गया। किसी ने कहा, बैंड वापस आ गया है। वे स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 में क्यों नहीं गए थे? वे वापस क्यों आए? ठीक है, और वह आदमी जो उनका मार्गदर्शक बन गया था अब उनके बीच नहीं है। रेन शियासू ने अचानक उसे टोपी पहने हुए देखा और उस लड़की का ख्याल आया जो अग्नियास्त्रों में निपुण थी। अध्याय 30, रेन शियासू, वह आदमी जो दिमाग से बीमार है। अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। बैंड वापस आ गया था। रेन शियासू इस बात से थोड़ा हैरान था। उन्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 से यहाँ आने जाने में कम से कम 2 महीने लग गए होंगे। समय की गणना करें तो बैंड को गए हुए शायद सिर्फ 1 सप्ताह ही हुआ था। इसलिए वे गढ़ 112 तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए होंगे। वास्तव में वे जिंग पर्वत की तलहटी तक भी नहीं पहुंच पाए होंगे। सिद्धांत रूप में भेड़ियों के अलावा रास्ते में कोई और खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन शहर में भेड़ियों का आना बैंड की टाइमिंग से अलग था। अगर बैंड का सामना भेड़ियों के झुंड से होता तो शायद वे जिंदा वापस नहीं आ पाते। आखिरकार भेड़ियों को अब गोलियों का डर नहीं था। भेड़ियों की याद आते ही रेन शियासू थोड़ा चिंतित हो गया। जब कल वांग फुगुई से बातचीत के दौरान भेड़ियों का विषय उठाया गया तो वांग फुगुई ने खुलासा किया कि उसे शहर के प्रशासकों में से एक चेन हेदोंग से कुछ खबर मिली थी। उसने कहा कि भेड़ियों को निजी सैनिकों पर घात लगाने के बाद भारी नुकसान उठाना पड़ा था और पूरा भेड़िया झुंड माउंट यांग में छिपने के लिए गढ़ 111 की दिशा में पीछे हट गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि भेड़िए फिर से यहाँ वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि रेन शियासू ने ऐसा नहीं सोचा। भेड़िए पहले भी एक बार चले गए थे, लेकिन क्या वे फिर से वापस नहीं आए? और वे पहले से भी ज्यादा क्रूर थे। इन भेड़ियों के फिर से विकसित होने का क्या कारण था? रेन शियासू को नहीं पता था। रेन शियासू क्लिनिक की खिड़की से यह हंगामा देख रहा था। उसने देखा कि शहर में शरणार्थी अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे और चुपचाप देख रहे थे। वे शुरू में बैंड के बारे में बहुत उत्सुक थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ कुछ हुआ है तो वे और भी अधिक उत्सुक हो गए। जब ये गिरोह यहाँ से चला गया तो उनके पास 4 ऑफ रोड वाहन थे। हालांकि उनमें से सिर्फ एक ही बचा था और वह भी धीरे धीरे चल रहा था। गढ़ के मशहूर व्यक्ति लुओ शिन्यू और 3 निजी सैनिक उसमें बैठे थे, जबकि अन्य पैदल ही पीछे चल रहे थे। उनके सारे कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए थे। यान लियुआन ने सोचा, जब वे चले गए थे तो वे सभी सभ्य और उचित व्यवहार वाले थे। अब जब वे वापस आ गए हैं तो वे हमारे जैसे क्यों हो गए हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उनके वर्तमान जीवन में सुधार हुआ था, फिर भी पानी की कमी थी। जब भी पानी के आवंटन की बात आती थी शरणार्थियों के साथ हमेशा समान व्यवहार किया जाता था। गढ़ इस प्रशासन के बारे में बहुत सख्त था। इसलिए अगर घर में कोई अतिरिक्त पानी होता तो रेन शियासू और यान लियुआन अपने आप ही शियाओयू को उसे धोने के लिए इस्तेमाल करने देते। इस बीच वे थोड़े से पानी से अपने दांत भी साफ कर लेते। दांतों को ब्रश करने का असली मतलब था कि एक विलो टहनी को मोटे नमक में डुबोकर उससे अपने दांतों को साफ करना। कुछ देर तक ब्रश करने के बाद वे कुल्ला करने के लिए अपने मुंह में पानी भरकर कुल्ला करते थे। जब गंदे दिखने वाले रेन शियासू और यान लियुआन ने देखा कि बैंड के लोग भी उनके जैसे हो गए हैं तो उन्हें अंदर से थोड़ी खुशी महसूस हुई। टोपी पहने हुए और परफेक्ट फायरआर्म्स प्रोफिशिएंसी वाली लड़की भी ऑफ रोड वाहन के पीछे चल रही थी। उसके कपड़ों पर छेद थे, लेकिन जब रेन शियासू ने उसकी जांच की तो उसे एहसास हुआ कि हालांकि वह बैंड के बाकी लोगों की तरह ही दयनीय दिख रही थी, फिर भी उसके कदम हल्के और स्थिर थे। केवल इस अवलोकन से ही पता चलता है कि टोपी पहने लड़की साथ चल रहे निजी सैनिकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। बेशक रेन शियासू को भी यही उम्मीद थी। आखिर आग्नेयास्त्रों में निपुण व्यक्ति उन निजी सैनिकों से कैसे मात खा सकता था? ऑफ रोड वाहन में बैठे सेलिब्रिटी लुओ शिन्यू ने आदेश दिया, भागो और उस गढ़ में रिपोर्ट करो जिसमें हम जा रहे हैं। इन शरणार्थियों को हमारी तरफ ऐसे मत देखने दो जैसे हम बंदर हैं। जब निजी सैनिकों को यह आदेश मिला तो उन्होंने अपनी स्वचालित राइफलों की काली नालें शरणार्थियों पर तान दी। उनमें से एक ने बेरहमी से कहा, अपने अपने सुअरों के बाड़े में वापस चले जाओ। जब शरणार्थियों ने देखा कि निजी सैनिक परेशान होकर कार्रवाई के लिए तैयार हो रहे हैं तो शरणार्थी अपनी झोपड़ियों में छिप गए। एक और बात, लुओ शिन्यू ने ठंडे स्वर में कहा, जाओ और उस वांग फुगुई को ढूंढो। शहर में शोरगुल शांत हो गया। हर कोई अपनी झोपड़ियों में ही फुसफुसाकर बात करने की हिम्मत रखता था। अगर उन्हें लगता कि परिवार के बीच बातचीत करना काफी नहीं है तो वे पर्दे के दरवाजों के पीछे से अपने पड़ोसियों से भी बात कर सकते थे।
वैसे भी वे ध्वनिरोधी नहीं थे। रेन शियासू और यान लियुवान खिड़की पर झुककर बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बैंड दो समूहों में बंटा हुआ था। एक समूह गढ़ में प्रवेश के लिए मंजूरी लेने गया जबकि दूसरा सीधे वांग फुगुई की किराने की दुकान की ओर बढ़ गया। भाई, वे ओल्ड वांग को क्यों ढूंढ रहे हैं? यान लियुवान ने पूछा। वे उससे हिसाब बराबर करना चाह रहे होंगे। आखिरकार वही था जिसने गाइड की सिफारिश की थी। वह शिकारी जो उनका गाइड बनकर गया था उनके साथ वापस नहीं आया, इसलिए कौन जानता है कि क्या वही था जिसने उन्हें मुसीबत में डाला और उन्हें इतनी दयनीय स्थिति में पहले वापस आना पड़ा। रेन शियासू ने स्थिति का मोटा मोटा आकलन किया। रेन शियासू ने सहानुभूतिपूर्वक अपने होंठ चटकाए। जब गाइड शहर छोड़कर जा रहा था तो उसने रेन शियासू को एक गर्वीली नज़र से देखा था, लेकिन कौन जानता था कि यह उसके लिए विदाई का दिन बन जाएगा। रेन शियासू ने देखा कि कुछ लोग वान फुगुई की किराने की दुकान का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वान फुगुई ने इत्मीनान से दरवाजा अंदर से खोला और वह काफी शांत लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेन शियासू वान फुगुई के बारे में थोड़ा चिंतित था। हालांकि जब उसने उसे इतना शांत देखा तो उसने सोचा कि शायद उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफ रोड वाहन में बैठे लोग भी बाहर निकल आए। लुओ जिन्यू ने सफेद कैजुअल वियर पहना हुआ था, या यूं कहें कि यह पहले सफेद था। उसने वान फुगुई को घूरते हुए पूछा, आपने हमें किस तरह के गाइड की सलाह दी? वान फुगुई ने पूछा, क्या बात है? वह सचमुच थोड़ा जिज्ञासु था। चूंकि वह व्यक्ति एक अनुभवी शिकारी था इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वह कोई नौसिखिया गलती करेगा। तो ये लोग इतने गुस्से में क्यों थे? तुम्हारी हिम्मत है पूछने की कि मामला क्या है? लुओ शिन्यू ने ठंडे स्वर में कहा, इससे पहले कि हम जिंग पर्वत के पास पहुंच पाते वह हमें गलत दिशा में ले गया। 3 दिनों तक कोशिश करने के बाद भी हम अपना सही स्थान नहीं जान पाए। बहुत से लोग जानते थे कि जिंग पर्वत तक कार से जाना संभव है क्योंकि घाटी में एक बजरी वाली सड़क थी जहां संभवतः एक नदी का तल था, लेकिन किसी कारण से वह नदी सूख गई थी। बेशक इस सड़क पर आम गाड़ियां नहीं चल सकती थीं, लेकिन ऑफ रोड चलाने के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इससे पता चला कि गाइड बैंड को उस सड़क तक ले जाने में भी सक्षम नहीं था। तो अब वह कहाँ है? गजल वांग ने चौंका कर पूछा। रास्ता खोजने से पहले ही उसकी मौत हो गई, एक निजी सैनिक ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ के एक शिकारी के रूप में उसे यह भी पता नहीं था कि पानी में खतरा है। जब वह सुबह नदी के किनारे गया तो उसके चेहरे पर कोई चीज काट ली जिससे वह लहूलुहान हो गया। जब हमने उसे पाया तो वह पहले ही मर चुका था। और जिस रास्ते से वह हमें ले गया था वहां बहुत सारे क्रूर बंदर थे। हम लगभग जिंदा वापस नहीं आ पाए। रेन शियाओजू हैरान रह गया। नहीं, यहाँ कुछ बहुत पतली थी। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि आसपास की नदियों में कोई मछली लोगों को काटती है। क्या वास्तव में मछली थी? वान फुगुई च्यूई की दुकान के दरवाजे के फ्रेम पर झुक गया और बोला, ओह तो यही हुआ। लेकिन शायद मेरे पास आपके लिए नई गाइड खोजने का समय नहीं होगा। मुझे बॉस लुओ लैन के लिए कुछ काम करना है। असल में बॉस लू ने उसके लिए कोई काम तय नहीं किया था। वह बस उन्हें यह बताना चाहती थी कि वह बॉस लू की देखभाल में है। निजी सैनिकों ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी और यहाँ तक कि लुओ शिन्यू भी ये सुनकर चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को वे सब सिखाना चाहते थे उसका समर्थन लुओ लैन कर सकता है। शांत भाव से वान फुगुई ने कहा, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको रेन शियासू मिलेगा। वह आदमी जो दिमाग से बीमार है। एक निजी सैनिक ने गहरी चोटें खाईं। वह बच्चा जो डॉक्टर बनने के बारे में सपना देख रहा था। वान फुगुई को अचानक थोड़ा अजीब लगा। उसने क्लिनिक की खिड़कियों की ओर इशारा किया। शायद आप में से किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन वह वास्तव में डॉक्टर बन गया है। लुओ शिन्यू और निजी सैनिक आश्चर्यचकित थे। सभी ने वान फुगुई की ओर इशारा करते हुए देखा। वह क्लिनिक की खिड़कियों पर 2 गंदे चेहरे देखे जो उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। सच कहूं तो इस समय वान फुगुई भी थोड़ा भावुक हो रहा था। उसने